Good morning, students. I, Namita Seth, welcomes you in BBBN online classes, and we'll continue with our chapter, that is chapter number 5, Indigo, which is written by Louis Fisher. Okay, so in this chapter, we have already seen about that the peasants, or we can say the battle against the Britishers was won, and Champaran people got the justification from Gandhi's efforts. Okay, so all these things, it was the first time that the Britishers and the big planters or the landlords, they kneeled down before the demands of Indian leaders. Okay, so in this way, the whole uh, matter or the whole issues was sorted out with the efforts of Gandhi. And let's see what happens next. Gandhi never contented himself with large political or economic solution. So he never satisfied. Contented means he was never satisfied and with the large political and economic solutions, and he saw the cultural and social backwardness in Champaran village. So इतना ही नहीं कि गांधी जी ने वहाँ पर उन पीजेंट्स को जस्टिस दिला दिया था, उनको वापस से कंपनसेशन दिला दिया था, उनको लैंड्स दिला दी थी. सो ही वॉज नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड कि सिर्फ चंपारण पॉलिटिकली या इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बने. उन्होंने वहाँ पर कुछ कल्चर और कुछ सोशल बैकवर्डनेसेस भी देखी जिसे वो चाहते थे फिर से स्ट्रॉन्ग करना, एंड वॉन्टेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीजिएटली. और वो चाहते थे कि चंपारण हर तरह से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, सोशल, हर तरह से स्ट्रॉन्ग बने. सो ही स्टार्टेड हिज एफर्ट्स रिगार्डिंग दिस vehement actions for cultural and social backwardness. Okay, he appealed for teachers. और उन्होंने क्या बोला, टीचर्स के लिए अपील करी कि आप लोग मतलब यहाँ पर आइए. महादेव देसाई and नरहरि पारिक, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. So दो उनके डिसिपल्स मीन्स फॉलोअर्स. तो अभी जस्ट दो लोग थे उन्होंने जिन्होंने गांधी जी को फॉलो करना स्टार्ट किया था. दैट वाज महादेव देसाई एंड नरहरि पारिक. वो लोग आ गए चंपारण, और उनके साथ उनकी वाइफ आ गई जो कि उनको वर्क में वॉलंटियर करती रही. सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड. और अदर जो पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं जैसे बॉम्बे, पूना और कई और जगह, वहाँ से भी लोग गांधी जी की हेल्प करने पहुँचे चंपारण. देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी. और जो उनके यंगेस्ट सन थे देवदास, वो भी गांधी जी के वहाँ से चंपारण पहुँचे, और प्लस गांधी जी की जो वाइफ थी मिसेस गांधी, वो भी आश्रम से चंपारण पहुँची गांधी जी को हेल्प करने के लिए. Primary schools were opened in 6 villages. So actually there was no education. So primary school were opened in Champaran in 6 villages. Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation. जो कस्तूर जो उनकी वाइफ थी कस्तूरबा गांधी, उन्होंने एक्चुअली जो आश्रम के रूल्स थे उनमें मतलब है ना क्लीननेस यानी साफ़ सफाई एंड द गुड सैनिटेशन, वो भी एक्चुअली इन्होंने कम्युनिटी को सिखाया कि किस तरह से आप साफ़ सुथरे रहें, किस तरह से जो सैनिटेशन प्रॉब्लम्स हैं वो भी किस तरह से मतलब मैनेज की जा सकती हैं, किस तरह से साफ़ सफाई में रहा जाता है. तो वो सब चीज़ें उनको गाइडलाइन उन्होंने दी. हेल्थ कंडीशन वर मिजरेबल. ऑब्वियसली वहाँ के जो लोग थे, ऑब्वियसली क्लीननेस नहीं होगी, सैनिटाइजेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा, सैनिटेशंस नहीं होंगे तो क्या होगा कि हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी. तो हेल्थ कंडीशन वहाँ के लोगों की बहुत वीक थी, बहुत मिजरेबल थी. गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विसेज फॉर 6 months. तो गांधी जी ने एक एज अ वॉलंटियर 6 months के लिए डॉक्टर को भी इनवाइट किया वहाँ पर, जो लोगों को देख रेख कर सके, उनको हेल्दी बना सके, उनकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सके. 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, और 3 मेडिसिन्स उस समय अवेलेबल थी. कैस्टर ऑयल, क्विनिन एंड सल्फर ऑइंटमेंट. सो कैस्टर ऑयल था, क्विनिन एक्चुअली मलेरिया से रिलेटेड होती है, एंड सल्फर ऑइंटमेंट.
Anybody who showed a coated tongue was given a dose of castor oil. किसी की जैसे मतलब है ना टेस्ट खराब हो रहा है या कफ टाइप शिकायत हो रही है तो उसको कैस्टर ऑयल दिया जाता था. Anybody with malaria fever received quinine plus castor oil. किसी को मलेरिया की शिकायत हो रही है तो उसे क्विनिन के साथ कैस्टर ऑयल दिया जाता था. Anybody with skin eruptions, कई ऐसे होते थे जिनको स्किन में रैशेज हो जाते थे. इरप्शंस मीन्स रैशेज होना, तो उनको भी जो है ऑइंटमेंट के साथ में कैस्टर ऑयल, सल्फर ऑइंटमेंट के साथ में कैस्टर ऑयल दिया जाता था. तो स्किन डिजीजेस हम कह सकते हैं मलेरिया के लिए हो गई, और इवन कोई मतलब इफ़ एनीबडी फील्स फीवर लाइक या कोई कोल्ड कफ होता है तो सबके लिए उन्होंने अपनी जो मेडिसिन थी वो रेडी रखी थी. गांधी नोटिस द फिल्दी स्टेट ऑफ विमेंस क्लोथ्स. फिल्दी मीन्स डर्टी. तो गांधी जी ने ये नोटिस किया कि जो विमेन हैं, जो महिलाएं हैं, उनके जो क्लोथ्स हैं वो काफ़ी गंदे रहते थे. ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू दैम अबाउट इट. तो उन्होंने अपनी वाइफ को बोला कि यू शुड टॉक टू द विमेन ऑफ चंपारण रिलेटेड टू द क्लोथ्स और द क्लीननेस ऑफ देयर क्लोथ्स. One woman took Kasturba into her hut and said, "Look, there is no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." तो उन्होंने जब ये सारी बातें चर्चा की तो एक जो लेडी है चंपारण की वो कस्तूरबाई को अपने साथ में लेके गई अपनी हट के अंदर. एंड शी सेड कि देखो हमारे पास कोई बॉक्स नहीं है, कोई कबर्ड नहीं है जिससे कि हम क्लोथ्स रख सकें, और ये एक ही साड़ी है जो मैंने पहन रखी है, उसके अलावा हमारे पास वी डोंट हैव एनी क्लोथ्स. During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on ashram. So, चंपारण में रहते हुए गांधी जी ने अपने आश्रम की भी देखभाल उस समय स्टार्ट कर रखी थी. मतलब देख रेख वो करते थे आश्रम की भी चंपारण में रहकर. He sent regular instruction by mail and asked for financial accounts. So regular instruction भी दिया करते थे मेल के थ्रू, लेटर्स के थ्रू, या वो एक्चुअली फाइनेंशियल अकाउंट्स भी मैनेज किया करते थे. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad. तो एक बार उन्होंने अब वहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं उनको ये भी बोला था कि वहाँ के जो ट्रेंच क्या होता है, द बिग होल्स है ना, तो वहाँ के जो ट्रेंचेस हैं, जो डिचेस हैं, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं वो भर चुके हैं, तो उनको न्यू भी बनाना चाहिए, कुछ नए डेवलप करने चाहिए जिससे कि जो पुराने वाले हैं वो स्मेल बैड न करें. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. So obviously this is the most important statement that you have to elaborate in your examination. If the question comes from this chapter, this is a very important question. The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. Elaborate that statement. How can you prove this thing? So obviously it was a turning point in Gandhi's life, because in the first time he actually was able to won the battle against the Britishers, and the first time he was very much successful in uniting the Indian leaders, the Indian sharecroppers, means the Indian peasants. So he was actually he did efforts to unite all the peasants and the lawyers, and he won the revolt of Champaran. So actually this, which was a sparkling initiative for 1847 revolt. So he was very much of satisfied, and very much of he got that courage that the next step of actually his moment or next step of revolt will be quite successful. Okay, so this actually made a turning point in Gandhi's life. Also it made him very satisfied, it made him very encouraged, and it made him very full of guts that now the next step for the freedom of India would be quite possible against the Britishers. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that British could not order me about in my own country. So उन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया था इस
रिवॉल्ट से, इस इवेंट से, कि अब ब्रिटिशर्स मेरी ही कंट्री में मुझे कोई ऑर्डर नहीं दे सकते, जबकि हमें ब्रिटिशर्स के अंडर काम करना होता था। सो आफ्टर दिस इवेंट उन्होंने ये डिक्लेयर करा कि ब्रिटिशर्स मुझे मेरी कंट्री में कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते। एंड एक्चुअली ही वॉज वेरी मच ऑफ सक्सेसफुल इन मेकिंग चंपारण strong in all sorts of conditions, cultural, whether social, whether economical, in every field he made Champaran strong, and it filled guts in him कि yes, he can do the work or the efforts against the Britishers. But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large number of poor peasants. So actually it was जस्ट नॉट लाइक दैट कि ये कोई डिसओबीडियंस वाली स्टेज नहीं थी. इट वॉज नॉट एन एक्ट ऑफ डिफेंस. डिफेंस मीन्स डिसओबीडियंस. तो चंपारण से उन्होंने ये नहीं शो किया कि वो ब्रिटिशर्स को डिसओबे करते हैं, बल्कि उन्होंने जो वहाँ के पुअर पीजेंट्स थे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको एलिवेट मीन्स उनको रिमूव करा, उनका जो स्ट्रेस था उसको रिमूव करा. सो दिस वाज नॉट एट ऑल कि उन्होंने यहाँ पर ये शो नहीं किया कि वो ब्रिटिशर्स को ओबे नहीं कर रहे. दिस वाज अ टिपिकल गांधी पैटर्न. हिज पॉलिटिक्स वर इंटरट्विन्ड विद द प्रैक्टिकल डे टू डे प्रॉब्लम्स ऑफ द मिलियंस. His was not a loyalty to abstractions. तो एक्चुअली वो जो गांधी जी थे ये उनका टिपिकल एक्चुअली पैटर्न था. उनकी जो पॉलिटिक्स थी वो काफ़ी प्रैक्टिकल थी और वो मिलियंस ऑफ जो इंडियंस थे उनके डे बाय डे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए थी. एंड इट वॉज लॉयल्टी टू लिविंग ह्यूमन बींग. सो ऐसा नहीं था कि वो लॉयल नहीं थे या वो एक्चुअली किसी रूल को तोड़ना चाहते थे या वो किसी के अगेंस्ट जाना चाहते थे, किसी से मतलब किसी रूल को ब्रिटिशर्स के भी अगेंस्ट. वो ऐसा नहीं था कि उनको डिसओबे करना चाहते थे. वो एक्चुअली अपने इंडियंस से लॉयल थे, इसीलिए उन्होंने ये सारे स्टेप उठाए. सो वो ये एज ए लॉ ब्रेकर अपनी इमेज नहीं बनाना चाहते थे. In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. So सिर्फ गांधी जी ये चाहते थे कि एक नया ऐसा इंडियन बने जो कि अपने पैरों पे खड़ा हो सके और जो इंडिया को फ्री बना सके. Early in Champaran action, Charles Farrar Andrew, the English pacifist who had become a devoted follower of Mahatma, come to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to Fiji Island. So चंपारण के एक्शंस में जो भी एफर्ट्स गांधी जी ने किए उसमें चार्ल्स फरेर एंड्रयूज जो कि एक इंग्लिश पैसिफिस्ट थे. हु इज़ अ पैसिफिस्ट? पैसिफिस्ट इज़ हु इज़ अगेंस्ट वॉर, जो कि नॉन वायलेंस पे बिलीव करते हैं. तो वो भी जो एंड्रयू थे वो पैसिफिस्ट थे और वो गांधी जी के काफ़ी अच्छे फॉलोअर बन चुके थे. एंड ही केम टू बिड गांधी फेयरवेल बिफोर. और जब वो फिजी आइलैंड पे उनकी जो ड्यूटी थी, एंड्रयू की जब ड्यूटी लगी तो वहाँ पर उन्होंने गांधी जी के लिए एक अच्छी सी मतलब एक फेयरवेल मतलब उनको बाय कहने के लिए हम कह सकते हैं या उनको आखिरी बार मतलब जैसे मिलने के लिए आए कि ही वॉज एक्चुअली शिफ्टिंग टू फिजी आइलैंड फॉर हिज ड्यूटी. तो वहाँ पर वो गांधी जी को जो है मिलने आए थे. गांधीज लॉयर फ्रेंड्स thought it would be a good idea for Andrew to stay in Champaran and help them. So गांधी के जो लॉयर्स थे उन्होंने बोला कि तो अच्छा होगा कि एंड्रू जो कि गांधी जी का सपोर्टर है वो चंपारण में रहे, तो ये अच्छा होगा पीसेंट्स के लिए भी. एंड्रू वॉज विलिंग इफ गांधी अग्रीड. तो वो ये चाहते थे कि गांधी जी भी अग्रीड हों इस चीज़ के लिए. बट गांधी वॉज वेहीमेंटली अपोज. लेकिन गांधी ने कभी भी इस चीज़ को नहीं माना. ही अपोज्ड इट वेरी स्ट्रॉन्गली. वेहीमेंटली मीन्स वेरी फोर्सफुली और वेरी स्ट्रॉन्गली. तो उन्होंने इस चीज़ को अपोज किया. He said, "You think that in this unequal fight it would be helpful if we have an Englishman on our side. This shows the weakness of our heart." So उन्होंने बोला कि हमारी जो फाइट है यानी कि हमारी जो इंडियंस की फ़ाइट है ब्रिटिशर्स के ख़िलाफ़ या हमारी इंडिया को फ्री कराने के ख़िलाफ़, वो एक्चुअली नहीं चाहती कि कोई भी इंग्लिशमैन उनकी साइड हो, क्योंकि ये हमें कमज़ोर करेगा कि इंग्लिश ने हमारा साथ दिया इसीलिए हम सक्सेसफुल हुए. सो ही डिड नॉट वांट दैट. वो ये चाहते थे कि इंडियंस जो हैं
अपने पैरों पे खड़े हों, अपने आप से ही इंडिया को फ्री करवाएं, वो किसी का भी फेवर नहीं चाहते थे. The cause is just and you must rely upon yourself to win the battle. So you must depend on yourself to win the battle. Don't depend on the Englishmen for their help. You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. So आपको कोई भी prop means support है ना. So आपको कोई support नहीं देखना चाहिए Mr. Andrew में, because all in all he is Englishman and Mr. Gandhi, he did not want to take help from any English personality. He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi in this way taught us a lesson in self-reliance. So पूरा जितना भी इवेंट था राजेंद्र प्रसाद के अकॉर्डिंग भी गांधी जी ने उनको सेल्फ रिलायंट का, या हम कह सकते हैं टू रिलाई अपॉन दैम सेल्फ, तो जो सेल्फ डिपेंडेंट होते हैं उनका एक्चुअली उनको एक लेसन पढ़ाया था. चंपारण में भी ही वॉज ओनली द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट, इजंट इट. गांधी जी अकेले ही ऐसे थे जो हुआ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीजेंट. तो उन्होंने सेल्फ रिलायंस पे बिलीव करा. उन्होंने ये नहीं कहा कि यस आई नीड द हेल्प ऑफ दिस कमिटीज एंड प्लीज हेल्प मी, और नेवर ही डिड टू टेक द हेल्प ऑफ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऑल्सो. सो द थिंग इज दैट द होल event of Champaran actually teaches us that we should be self-reliant. We should actually we must depend on ourselves for our needs and for our success. Okay, self-reliance, Indian independence and help to sharecroppers were all bound together. So self-reliance, India के independence और sharecroppers की help सब एक दूसरे से कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं, क्योंकि अगर गांधी जी सेल्फ रिलायंस नहीं होते तो शायद कभी इंडिया को वो इंडिपेंडेंट या आज़ादी नहीं करवा पाते, और जो शेयर क्रॉपर्स हैं उनको कभी न्याय नहीं दिला पाते अगर वो दूसरों पे ही डिपेंड रहते तो. सो दिस इज़ द थिंग दैट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन विच Gandhi taught us, that is to be self-reliant and to make ourselves that much of strong to face any of the situation very strongly. Okay, so this is it. This was the chapter. I hope you understand the chapter, and if you're having any queries you can ping me on my number or you can send me the message. Thank you.